हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नितिन ढींगरा। और आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो है क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। कल हमने पढ़ा था एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ था। आज हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अगला मूवमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये भी देखेंगे कि एनसीएम और सीडीएम में फ़र्क क्या है। पहले यही बता देता हूँ आपको। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि हम लोग ब्रिटिशर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। मतलब अगर ब्रिटिशर चाहते हैं कि कोई टीचर आके स्कूल में पढ़ाए तो हमारे टीचर स्कूल में जा कर के पढ़ाएंगे नहीं। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि अगर कोई ब्रिटिशर ने रूल बनाया तो हम उस रूल को नहीं मानेंगे। ठीक है, उसमें हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसमें हम कोई रूल नहीं मानेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जो उन्होंने लॉज बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, उनको तोड़ेंगे। किसमें? सीडीएम में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो स्टूडेंट्स याद करो, एनसीएम क्यों क्लोज हुआ, एनसीएम क्यों बंद करना पड़ा। महात्मा गांधी की प्लानिंग क्या है कि हम नॉन वायलेंस करेंगे, हम किसी से मारामारी नहीं करेंगे। बट जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो यूपी में चोरा चोरी में भीड़ ने, क्राउड ने जा करके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। उसमें बहुत सारे जो पुलिस वाले थे वो मर गए थे। इस वजह से महात्मा गांधी ने सोचा कि अब ये नॉन वायलेंस से वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। अभी ब्रिटिशर को हमारे लोगों ने मारा है, अब ब्रिटिशर हमारे लोगों को मारेंगे, है ना। कि हमने ब्रिटिशर को मारा, ब्रिटिशर्स भी तो मारेंगे ना हमें। तो इसलिए ये मूवमेंट रोक देना चाहिए। तो इसीलिए फरवरी 1922 में एनसीएम को स्टॉप कर दिया गया है ड्यू टू चोरी चौरा इवेंट। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी थॉट टू ट्रेन सत्याग्रही नॉट टू डू द वायलेंस। महात्मा गांधी सोच रहे थे कि जो मेरे सत्याग्रही हैं मुझे उनको और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा कि वायलेंस क्यों नहीं करनी। राइट, तो दिस वाज अबाउट द एनसीएम। अब आएगा सीडीएम। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के आने से पहले कुछ इवेंट्स होंगे। क्या क्या इवेंट होंगे? जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, हटा है 1919 में, 1918 में ख़त्म हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, आर्थिक मंदी। ठीक है, वर्ल्ड जो है डिप्रेशन में जा रहा है, इकोनॉमिक डिप्रेशन में। सबके पास पैसे की कमी रहेगी। तो पैसे की कमी पूरे वर्ल्ड में रहेगी तो इंडिया में भी रहेगी। इंडिया में भी रहेगी तो किसानों को भी बहुत दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो किसान जो अपना माल बेच नहीं पाएंगे, फसल बेच नहीं पाएंगे। कहाँ नहीं बेच पाएंगे? फॉरेन ट्रेड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फॉरेन में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी उनकी। ओके, तो और क्या क्या दिक्कतें आएंगी? जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के ने क्या किया था, जब एनसीएम चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उस ड्यूरेशन पे इलेक्शन होने वाले थे, तो कांग्रेस वालों ने इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। तो अब जब बॉयकॉट किया था एनसीएम के टाइम पे, अब कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर हैं जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू। ये क्या सोचेंगे कि अब हम इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद जो काउंसिल बनेगी, प्रोविंशियल काउंसिल, मतलब जैसे MLA MP होते हैं वैसे हम बनेंगे, MLA MP बनेंगे और ब्रिटिशर के पास जाएंगे और अपने अगर वो कुछ गलत रूल बना रहे होंगे तो उनको अपोज करेंगे। मतलब गवर्नमेंट में आकर के, लीडर बन करके, पावर में आकर के अगर कोई ब्रिटिशर हमारे लिए गलत लॉ बनाता है तो उसको रोकेंगे। अब थिंकिंग चेंज हो रही है, देखो। पर ये थिंकिंग जो है बहुत सारे बंदों की नहीं है, ये बहुत थोड़े बंदों की है, जिनका मैंने आपको नाम लिया, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो जब ये ऐसा सोचेंगे कि हम इलेक्शन में जाएं, बाकी कोई नहीं सोचेगा कि हम इलेक्शन में जाएं। तो इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, एक अलग से पार्टी बनाएंगे। उस पार्टी का नाम होगा स्वराज पार्टी। कांग्रेस से अलग पार्टी बनेगी अब। ओके, तो ऐसे कुछ चेंजेस जो हैं अब आ रहे हैं। तो अब ये मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड पे। अच्छा हाँ, ये जो मैंने चेंजेस किया, जो ये नोट्स मैंने लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं भाई, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको पढ़ करके जाओगे तो वो एक समरी की तरह, एक नोट्स की तरह जो है ये आपके काम आएंगे। तो आप इसको देख लो।
तो देखते हैं आफ्टर एनसीएम क्या हुआ। एनसीएम के बाद सम कांग्रेस लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू अपोज ब्रिटिशर्स। कहाँ पे? विद इन द काउंसिल, मतलब ब्रिटिशर के साथ बैठ कर के काउंसिल में उनको अपोज करना चाहते थे। इस ड्यूरेशन पे ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ब्रिटिशर लेके आए थे। अब वो कौन कौन से थे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। अब इनका अपोज भी कर रहे थे कोई बंदे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अपोज किया। वो क्या कह रहे थे कि महात्मा गांधी की फिलॉसफी पे चलते हैं, हम एजिटेशंस करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, ठीक है, हम जो है पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बनते हैं। उनकी सोच ये थी, राइट। तो ये तो कांग्रेस में चल रहा था। फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड में क्या कर रखा था? इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रखा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी छाई हुई है, पैसे की दिक्कत आ रखी है। और उस टाइम पे जो यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, टोरी, तो जो टोरी की उनकी जो गवर्नमेंट है वो क्या प्लान करती है? ये प्लान करती है कि जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनने के बाद, क्योंकि उसी के बाद आया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब इन्होंने ये एक्ट लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, इससे ब्रिटिशर परेशान हो गए थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है इंग्लैंड में, वह उनके जो प्राइम मिनिस्टर है टोरी, वो सोचते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं कि हमने ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या कमी करी है जिसकी वजह से इनको मूवमेंट करना पड़ गया। यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि कोई फ्यूचर में मूवमेंट ना हो, और इसलिए हम ना अपनी एक टीम भेजेंगे इंडिया में, फ्यूचर में कोई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह कोई मूवमेंट ना हो, इसलिए हम इंडिया में एक टीम भेजते हैं जो स्टडी करके आएगी कि इंडियंस को क्या क्या चीज़ें दे दें और वो चुपचाप बैठ जाएं, यानी कि उनको टॉफ़ी पकड़ा दो, ठीक है, और वो चुपचाप बैठे रहें। तो इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक कमीशन बनाया, उस कमीशन का नाम रखा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन इंडिया में आएगा, किस लिए आएगा? स्टडी करने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या कमियां थी जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, और हम क्या क्या नए चेंजेस ला सकते हैं जिससे इंडियंस की दिक्कतें थोड़ी कम हो सकें। समझ गए साइमन कमीशन क्यों इंडिया आ रहा है? समझ गए हो ना? यस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कुछ कमियां थी, उस कमियों को स्टडी करने के लिए ये आ रहा था यहाँ पे। बट इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आपने इंडियंस की कमियां स्टडी करनी है कि इंडियंस को क्या दिक्कतें हैं, तो कम से कम एक इंडियन तो रखो ना अपने ग्रुप में। बट उनके कमीशन में एक भी इंडियन था नहीं, सारे के सारे ब्रिटिशर्स से, और वो ब्रिटिशर्स कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में। आप इंग्लैंड में रह करके इंडियंस लोगों की दिक्कतें कैसे बता सकते हो? राइट है भाई, नहीं बता सकते। तो जब आप इंडियंस की दिक्कतें बता ही नहीं सकते, फील ही नहीं कर सकते, तो चेंजेस क्या करोगे आप? खाक करोगे चेंजेस आप। तो इसलिए साइमन कमीशन को अपोज किया सबने उसका विरोध किया। किस किस ने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, स्वराज पार्टी ने किया, मतलब जितनी भी पार्टीज थी, जैसे मुस्लिम लीग पार्टी थी, सब की सब पार्टीज ने उसको अपोज किया। और क्या क्या नारे लगाते रहे? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसी नारों में लाला लाजपत राय, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लाला लाजपत राय को लाठियाँ पड़ी, वो मर गए ना। चलो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, पर आपके चैप्टर की फोकस करते हैं। तो डिप्रेशन आ गया वर्ल्ड वाइड। टोरी जो गवर्नमेंट है ब्रिटिशर की, वो साइमन कमीशन भेजते हैं टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड रिकमेंड चेंजेस, कि देखते हैं 1919 एक्ट में क्या दिक्कत थी और कुछ क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं है। और ये कब आया इंडिया में? 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में रीच कर गया और इसको अपोज किया हर एक पार्टी ने, राइट। फिर उस टाइम पे इंडिया में जो वायसराय है, गवर्नर जनरल है, पूरे इंडिया को जो देख रहा है, ठीक है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो कौन है? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी से मिलेगा, ठीक है, और महात्मा गांधी से कुछ शर्तें करेगा, ठीक है। अब क्या क्या शर्तें करेगा? महात्मा गांधी से मिलने से पहले भी कुछ शर्तें बोलेगा। वो कहता है कि अगर आप लोग रिलैक्स रहें, साइमन कमीशन को अपोज ना करें, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है भाई?
डोमिनियन स्टेटस वो स्टेटस होता है जिसमें इंडिया के अंदर सारे के सारे डिसीजन इंडियन ले सकेंगे, बट इंडिया के बाहर के डिसीजन, जैसे कि हमारी इंडिया का कौन सी कंट्री दोस्त होगा, हम किस किस कंट्री से कैसा रिलेशन रख सकते हैं, यानी कि फॉरेन ट्रीटमेंट, आर्मी, ये सब किसकी रहेगी, ये ब्रिटिशर की रहेगी। ओके, तो हम डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को फ्यूचर में, ऐसा कौन बोलता है, लॉर्ड इरविन बोलता है। और हम क्या करेंगे, इंडियन के साथ बैठ के एक टेबल पे, राउंड टेबल पे, गोल टेबल होगा, उस पर कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे इंडियन से, महात्मा गांधी से या और भी लीडर्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये कौन बोल रहा है, लॉर्ड इरविन बोल रहा है। कब बोल रहा है, जब इंडियन साइमन कमीशन को अपोज कर रहे हैं तब। तो देखो, वाइसरॉय जो है लॉर्ड इरविन ने अनाउंस्ड डोमिनियन स्टेटस इन फ्यूचर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टू डिस्कस द न्यू एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कहता है कि अगर आपने कुछ अपना चेंजेस लेके आने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, तब भी हेल्प करेंगे, इन सारी चीज़ों में हम आपकी हेल्प करेंगे। मैंने आपको डोमिनियन स्टेटस का मतलब बता दिया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है इंडिया इंटरनल मैटर्स खुद सॉल्व करेगा, अपने अंदर के पुलिस, एजुकेशन, ये सब कुछ खुद करेगा, बट बाहर के जो मैटर्स हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है सपोज करके, उस टाइम तो एक ही था, सपोज इंडिया और यूएस है, तो इंडिया और यूएस का रिलेशन कैसा होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटिशर। इंडिया अगर किसी कंट्री पर अटैक करना चाहता है तो वो कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटिशर। फॉरेन पॉलिसी पूरी की पूरी डिपेंड करेगी किस पे, ब्रिटिशर्स पे, राइट। तो आगे बढ़ता है फिर। अब देखिए, अब हुआ क्या, ये जब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों के चलने के साथ साथ बहुत सारे कांग्रेस के लीडर जो है ना वो नाराज़ होके बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर नाराज़ होके बैठे हैं कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दोगे, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, चाहे इंडिया का इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो। तो ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू। अब कांग्रेस की एक मीटिंग होती है लाहौर में 1929 में, साइमन कमीशन के बाद में, ठीक है। तो जो मीटिंग होती है उसमें जवाहरलाल नेहरू बोलता है अपना, क्योंकि वो मीटिंग को लीड कर रहा होता है, हेड होता है उस मीटिंग का। जवाहरलाल नेहरू कहता है कि वो कुछ डिमांड्स रखता है कि अगर ये डिमांड्स, वो डिमांड भी क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, आपकी बुक में तो नहीं लिखा है पर मैं बता देता हूँ। वो डिमांड जवाहरलाल नेहरू ने ये रखी थी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपको देंगे, आप उसको लागू कराओ। इन्होंने मिलकर के, जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के, सुभाष चंद्र बोस, इन बंदों ने मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बना भी दिया था, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन किसको दे दिया था, इनको दे दिया था, ब्रिटिशर को, कि आप इसको इम्प्लीमेंट कराओ। पर वो इम्प्लीमेंट करा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ये हिंदूज के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है, और मुस्लिम लीग जो थी वो हमेशा से इनके अपोजिट थी कांग्रेस के, तो इनकी आपस में सेटिंग बन नहीं पा रही थी। तो जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दिया था, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब लॉर्ड इरविन ने जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं मानी, तो जवाहरलाल नेहरू में 1929 में लाहौर सेशन में बोला कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज क्या होता है, पूर्ण स्वराज बताते हैं आपको क्या होता है अभी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्ण स्वराज क्या होता है। पूर्ण स्वराज मैंने बता दिया, जैसे मैंने बोला था ना, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हमें इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंडिया के अंदर की बात करनी हो, चाहे यूएस से बात करनी हो, चाहे यूके से, किसी से भी बात करनी हो, हम खुद करेंगे। ये डिमांड किसकी थी, पूर्ण स्वराज। किसकी डिमांड थी, जवाहरलाल नेहरू की। और इस सेशन में जो दिसंबर 1929 में हो रहा है, इन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि ये तो दिसंबर 1929 चल रहा है ना, 26 दिसंबर 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने बोला। हम पूरे इंडिया में जो हैं क्या मनाएंगे, हम पूरे इंडिया में मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे, और पूरे इंडियंस को इनवाइट करते हैं कि आकर के शपथ लें, प्लेज लें कि हम इंडिया को आज़ाद करा करके ही रहेंगे, राइट। बट इनका ये डिसीजन जो इन्होंने लिया, इतना ज़्यादा बहुत हाई लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया। तो जब बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, तो फिर रिक्वायरमेंट क्या आ गई, रिक्वायरमेंट आ गई कि अब कोई नया मूवमेंट चाहिए।
तो नया मूवमेंट कौन सा होगा? फिर आएगा CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी कि ये सारी की सारी भूमिका थी, बैकग्राउंड था CDM के आने का। तो ठीक है भाई, अब CDM की शुरुआत कैसे होगी? महात्मा गांधी जो हैं लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखेंगे। वो लेटर कब लिखेंगे? डेट देख लो। लेटर लिखा जाएगा 11 मार्च को, नहीं सॉरी 31 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को हो गया ना ये वाला मैटर। अब 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखेंगे। उसके अंदर 11 डिमांड रखेंगे, 11 डिमांड्स। वो डिमांड कैसी होंगी कि इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए, इनको हेल्प करी जाए, मजदूरों की हेल्प करी जाए, ऐसे करके 11 डिमांड रख देंगे। ठीक है, अब 11 डिमांड में ना उन्होंने वाइड वैरायटी लिया, इंडस्ट्रीज़ को भी चूज़ किया, पीजेंट्स को भी, ट्राइबल्स को भी, हर एक बंदे को। क्यों? ताकि ये 11 डिमांड सबको अपनी लगे कि हाँ मेरी डिमांड भी ली है, मेरी डिमांड भी ली है, और लोग इकट्ठे हो जाएं, जुड़ जाएं इस मूवमेंट से, क्योंकि इस मूवमेंट में सबके लिए बात करी गई है। राइट, समझ गए? तो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी कि सबकी बात करता हूँ ताकि सबको लगे कि हाँ मेरे बारे में भी बात हो रही है, मेरे बारे में भी बात हो रही है। तो और महात्मा गांधी ने ये जो 31 जनवरी को लेटर लिखा, महात्मा गांधी ने टाइम दिया उसको, लॉर्ड इरविन को, कि ये 11 की 11 डिमांड मान लो मेरी। और कब तक मान लो? 11 मार्च तक मान लो। अगर आपने 11 मार्च तक मेरी डिमांड्स नहीं मानी तो उन 11 डिमांडों में एक डिमांड थी सॉल्ट टैक्स, नमक कानून। अब ब्रिटिशर क्या करते थे, नमक जो था ना, नमक सबको, देखो नमक का क्या है, नमक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब कोई खाते हैं, है ना। तो नमक के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे ब्रिटिशर। तो महात्मा गांधी ने कहा कि सबसे पहला जो कानून जो है, जो लॉ मैं तोड़ूंगा वो होगा सॉल्ट टैक्स। वो क्यों तोड़ूंगा मैं? क्योंकि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, कब तक? 11 मार्च तक। तो डेफिनेटली लॉर्ड इरविन ने तो कहाँ माननी थी बात, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने बात नहीं मानी। तो इसलिए 31 जनवरी के बाद 11 मार्च तक वेट किया महात्मा गांधी ने, और 11 मार्च 1930 को निकल पड़े अपने फॉलोअर्स के साथ, 78 फॉलोअर्स। और कहाँ से, ये कहाँ से निकले थे? ये निकले थे साबरमती से डांडी। डांडी एक जगह है, साबरमती एक आश्रम है जहाँ पे महात्मा गांधी का आश्रम था। यहाँ से यहाँ निकल पड़े और 11 मार्च से चले हुए 6 अप्रैल को पहुँचे। 240 मील की दूरी थी, हर रोज़ 10 मील चलते थे, 24 दिनों तक चलते रहे। 24 × 10 240, तो 240 माइल्स ये चले हैं, और 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है भाई, पहुँच गए। अब 6 अप्रैल को जब वहाँ पहुँचते हैं तो डांडी में जा कर के समुंदर के किनारे पे वहाँ पे नमक का कानून तोड़ते हैं। नमक कैसे बनता है भाई? सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, सी वाटर को क्यारियों में एक छोटे छोटे पोर्शन में, गड्ढों में डाला जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सी वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे नमक बच जाता है। बस ये था नमक कानून। ये कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी ने तोड़ दिया। तो कानून तोड़ना इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो सबसे पहला कानून तोड़ने वाले आदमी थे महात्मा गांधी। जैसे ही कानून तोड़ा तो शुरुआत किसकी हो गई? CDM की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब जो CDM की शुरुआत होगी तो पूरे इंडिया में होगी। महात्मा गांधी ने सबकी डिमांड ली थी। ठीक है, तो जब शुरुआत हुई तो फिर वैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह सबसे पहले फॉरेन की चीज़ें को बंद किया गया। ठीक है, जो ब्रिटेन से आ रही थी, इंग्लैंड से आ रही थी। लिकर्स, शराब को बंद किया गया। ठीक है, कपड़े बंद करे गए। फिर वही, ठीक है, स्टूडेंट्स ने नौकरियां अपना स्कूल छोड़ने शुरू कर दिए, मूवमेंट में पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया। ऐसे करते करते ये पूरी तरह से फैलने लग गया। ठीक है, तो जब ये पूरी तरह से फैल रहा है तो ऐसे ही एक बंदे हैं, उन बंदे का नाम क्या है? उनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। ये पेशावर में थे। तो अब्दुल गफ्फार खान जो कि पेशावर में हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये भी मूवमेंट में सपोर्ट करेंगे। तो जब ये मूवमेंट में सपोर्ट करेंगे तो मूवमेंट में सपोर्ट करने के साथ साथ क्या करेंगे कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ चले जाएंगे, उनके कानून तोड़ेंगे। तो जैसे ही अब्दुल गफ्फार खान ये चीज़ें करेंगे तो पुलिस क्या कर लेगी? उनको कर लेगी अरेस्ट। जैसे ही ब्रिटिशर उनको अरेस्ट करेंगे तो भीड़ हो जाएगी इकट्ठी। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई।
तो जैसे ही अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया, भीड़ इकट्ठी हो गई, तो भीड़ प्रोटेस्ट करने लगेगी। जैसे ही भीड़ प्रोटेस्ट करेगी तो ब्रिटिशर ने तो देख ही लिया कि अब हमारी बात तो मान ही नहीं रहे इंडियंस, तो इनके ऊपर अटैक कर दो। तो ब्रिटिशर भीड़ पे अटैक कर देंगे। सेम वैसा ही अटैक उन्होंने जलियांवाला बाग में किया था। तो जब ब्रिटिशर अटैक करेंगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब जब बहुत सारे लोग मारे जाएंगे तो महात्मा गांधी क्या करेगा? महात्मा गांधी क्या सोचेंगे? महात्मा गांधी सोचेंगे कि यार ये तो फिर से वायलेंस होगी, तो अब मुझे मूवमेंट को रोकना चाहिए। तो महात्मा गांधी कॉल करेंगे, पुकार करेंगे कि भाई मूवमेंट को रोका जाए। राइट। तो हमने देखा था फिर कि जो अब्दुल गफ्फार खान है, जब वो सीडीएम मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो ब्रिटिशर ने उनको अरेस्ट कर लिया पेशावर में। अब वो भी अरेस्ट हो गए। उसके 1 महीने के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया। तो एक जगह है महाराष्ट्र में शोलापुर, शोलापुर के लोगों ने बड़ी फिर जो है प्रोटेस्ट करी। जो वो प्रोटेस्ट थी वो वायलेंट हो गई। ठीक है, वो वायलेंट होती रही। तो उस प्रोटेस्ट में लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिए। तो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट वायलेंट होने लगा। जब वायलेंट होने लगा तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अब इस मूवमेंट को ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता। तो महात्मा गांधी ने सोचा इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। तो ये जब महात्मा गांधी इस मूवमेंट को बंद करने वाले थे तो उस टाइम के जो वायसराय हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन ने 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी के साथ एक मीटिंग करी और उस मीटिंग को बोलते हैं महात्मा गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। उस पैक्ट में क्या डिसीजन लिया गया? उसमें बोला गया कि अब जो आपने पहले जब हम सीडीएम कर रहे थे तो 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया था, तो एक तो आप उन लोगों को छोड़ो। ठीक है, ठीक है भाई, हम छोड़ देंगे। ब्रिटिशर कह रहे हैं हम छोड़ देंगे, पर हमारी भी एक शर्त है कि हम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप भी आकर के लंदन चलो। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, तो मैं लंदन चला जाऊंगा, आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लूंगा, जिसके अंदर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? ब्रिटिशर डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कैसे तरह के लॉ लेके आएँ ताकि लोगों को कम दिक्कतें हों। वही है ना कि एक टॉफ़ी दे देंगे फिर से और लंबे टाइम तक रूल करेंगे। ये वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो इरविन ने कहा था कि हम करेंगे जब साइमन कमीशन को अपोज कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी कांग्रेस का बंदा नहीं गया था, वो हो चुकी थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी दिसंबर 1931 में, तो उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि मैं जाऊंगा। तो दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी गए लंदन, बट वहाँ से वापस आ गए डिसअपॉइंटेड होकर के। क्यों? क्योंकि जो महात्मा गांधी ने सोचा था कि ये चीज़ें मांग लूँगा, ये चीज़ें मांग लूँगा, उनमें से एक भी चीज़ नहीं दी ब्रिटिशर ने। तो जब कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो महात्मा गांधी क्या करेंगे? महात्मा गांधी ने यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका था। कब रोका था? 5 मार्च 1931 को। तो जब उन्होंने रोका था तो वो वापस आएंगे इंडिया। तो जैसे ही 1932 में वो वापस आएंगे तो आते ही अपना मूवमेंट को फिर से स्टार्ट कर देंगे। बट अब जो मूवमेंट स्टार्ट होगा ना उसमें वो मोमेंटम नहीं रहेगा, वो उतना पैनापन नहीं रहेगा, उतना तेजी नहीं रहेगी, क्योंकि एक बार आप मूवमेंट को रोक चुके हो। तो इसलिए मूवमेंट जो है धीरे धीरे कर करके स्लो स्पीड में 1934 में जा कर के बंद। तो देखो सीडीएम स्टार्ट हुआ सोल्ट डांडी मार्च से चलता चलता इतनी ज़्यादा स्ट्राइक हुई, इतनी ज़्यादा लोगों ने दिक्कतें करी। ठीक है, ब्रिटिशर परेशान हो गए। तो फिर अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों ने भी बहुत प्रोटेस्ट करी। ठीक है, फिर महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद शोलापुर में लोगों ने स्ट्राइक्स करी, पुलिस चौकियाँ जला दी। फिर जो ब्रिटिशर ने उन्होंने ब्रूटली जो है बड़ी निर्दयता से जो कहेंगे कि बहुत गंदी तरीके से लोगों को जेलों में डाला, मारा। तो जब लोगों को जेलों में डाला तो महात्मा गांधी ने इरविन के साथ एक पैक्ट किया। वो पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। जब पैक्ट हुआ उसमें कहा कि आप ब्रिटिशर ने जितने भी लोगों को अरेस्ट किया उनको छोड़ोगे और मैं आपके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाऊंगा। महात्मा गांधी गए लंदन दिसंबर में 1931 में, बट वहाँ से खाली हाथ वापस आते हैं क्योंकि उनके मतलब की कोई बात नहीं होती। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि कुछ प्रिजनर्स को छोड़ा भी नहीं है। इन्होंने कहा था ना कि हम 1 लाख प्रिजनर हैं उनको छोड़ देंगे, किस किस को नहीं छोड़ा? जवाहरलाल नेहरू को नहीं छोड़ा,
अब्दुल गफ़ार खान भी जेल में पड़ा हुआ है। तो महात्मा गांधी गुस्सा हो जाएंगे, ना तो एक भी बात वहाँ ढंग की हुई और ना ही इन्होंने हमारे किसी भी बंदे को छोड़ा। तो मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट करेंगे, पर इतनी ज़्यादा पेस बन नहीं पाएगी, तो मूवमेंट धीरे धीरे स्लो करता करता 1934 में बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा है उसमें किस तरह के लोग क्या क्या पार्टिसिपेशन करते हैं। तो कंट्री साइड में क्या होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या, ये सारा कुछ देखते हैं। तो कंट्री साइड में क्या कर रखा है, जो कुछ थोड़े बहुत पैसे वाले किसान हैं, जिनको जैसे गुजरात में उनको बोलते हैं पाटीदार्स, उत्तर प्रदेश में जाट, जो ये लोग थे, ये लोग सीडीएम मूवमेंट में उतर गए, पार्टिसिपेशन कर रहे थे। वो क्यों पार्टिसिपेशन कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर उनसे हाई रिवेन्यू लेती थी, हाई टैक्सेस लेती थी। अब वो हाई टैक्सेस दे नहीं पा रहे थे, हाई टैक्सेस दे नहीं पा रहे हैं, तो हम देना चाहते भी नहीं है। अगर नहीं देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का लॉ तोड़ना पड़ेगा, और गवर्नमेंट का लॉ तोड़ना है तो सीडीएम फॉलो करना पड़ेगा, है ना। वो पैसे मांग रहे हैं ब्रिटिशर टैक्स के, हम पैसे नहीं देंगे, नहीं देंगे तो रूल वायलेट होएगा ना, रूल वायलेट होएगा तो सीडीएम होगा। तो इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल रहा था। क्यों बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि अगर फॉरेन की चीज़ें इंडिया में कम आएंगी तो इंडिया की इंडस्ट्री फ्लरिश होगी, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी को। बट उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन कम कर दिया। कब कम कर दिया, जब महात्मा गांधी खाली हाथ लौट के आए ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कोई बातचीत नहीं बनी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो पार्टिसिपेशन था वो कम कर दिया कि हमारे मतलब की तो कोई बात हुई नहीं, है ना, कोई टैक्सेस हमारे कम हुए ही नहीं, तो वो बैकआउट कर गए। फिर जो पुअर पीजेंट्स हैं, जो गरीब किसान थे, जो बहुत ही गरीब थे, जो किराए पे ज़मीन लेकर के काम करते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता था। तो वो चाहते थे कि हमारा जो है ना किराया टोटली माफ़ हो जाए, नो रेंट, हम रेंट ही ना दें। बट कांग्रेस इस पक्ष में नहीं थी कि कोई भी बंदा रेंट ना दे। वो ये कर सकते थे कि रेंट थोड़ा बहुत कम करा दें, पर वो लोग क्या चाहते थे कि रेंट हमारा बिल्कुल भी ना जाए, हम दें ही ना। वो चाहते थे नो रेंट। बट इसके ऊपर कांग्रेस एग्री नहीं थी, तो इसलिए पुअर पीजेंट ने भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करी सीडीएम में, फिर उसके बाद वो भी पीछे हट गए। फिर आगे इंडियन मर्चेंट्स। इंडियन मर्चेंट्स ने दो चीज़ें बनाई, देखो। एक तो बनाई इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में, ताकि इनका बिजनेस जो है, जो ट्रेडिंग है, जो अच्छे से फ्लरिश कर सके। ठीक है, वो कौन कौन से बंदे थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जीडी बिरला, ये बहुत बड़े बड़े बंदे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंडिया के जो छोटे मोटे बिजनेस थे उनको सपोर्ट किया, थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प करके, ताकि तुम ग्रो करो। तुम ग्रो करोगे तो फॉरेन की जो चीज़ें वो इंडिया में कम आएंगी। बट इनके साथ भी यही हुआ। 1932 में जब महात्मा गांधी वापस आए, तो इंडिया के जो छोटे छोटे बिजनेस थे या कोई भी चीज़ें थी, उनमें कोई हेल्प हो नहीं पाई, क्योंकि खाली हाथ हो गए, कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं। तो कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं, तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ये जो मर्चेंट्स थे, ये भी पीछे हट गए। फिर बारी आती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, जो लेबर क्लास है, जो इंडस्ट्रीज में काम करती है। भाई इंडस्ट्री के जो वर्कर थे वो भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, कारण ये था क्योंकि जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, उस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो इनको पैसा कम देते हैं, इनको कोई फैसिलिटी नहीं देते। तो ये इंडस्ट्री के वर्कर जो है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से, मालिक से परेशान है, और मालिक लोग जो हैं वो सीडीएम में जा कर के घुस रहे हैं। तो जहां इनके मालिक यानी कि एक तरह से दुश्मन वो जा रहे हैं, तो वर्कर्स तो वहां नहीं जाएंगे, समझ के। क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों के मिलों के मालिक, देखो ना, मर्चेंट्स और ये इंडस्ट्रियलिस्ट जा करके सीडीएम मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो वर्कर्स इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, 10-10 12-12 घंटे काम कराते हैं, थोड़ी सी सैलरी देते हैं, कोई छुट्टी नहीं देते। तो इसलिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, एक्सेप्ट नागपुर रीजन में। वहाँ पे वर्कर्स ने जो है महात्मा गांधी की टोपियाँ पहनी, जैसे महात्मा गांधी पहन रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से उन्होंने सपोर्ट करने की ट्राई करी है। और कुछ स्ट्राइक्स हुई 1930 में, 1932 में रेलवे में, ठीक है। बट ज़्यादातर जो थे वो वर्कर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब बारी आती है वुमेंस की। वुमेंस ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया है। वुमेंस ने जो पार्टिसिपेशन किया वो बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएबल था। बट इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन के बाद भी वुमेंस को ऐसा नहीं है कि कोई पावर्स मिल गई हो, कोई पावर नहीं मिली।
ना तो कोई पावर मिली, ना ही जो कांग्रेस थी उसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे कोई वुमेन आगे आई, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि महात्मा गांधी की थिंकिंग क्या थी कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, लेडीज़ की अपने घर को केयर करना। तो देखो, तो यहाँ पे महात्मा गांधी वॉज ऑफ थॉट दैट इट वॉज ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर द होम। तो भाई पहले घर देखो, ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। तो ये सब जो था इस तरह से पार्टिसिपेशन चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये आपके काम आएंगे। तो गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो हमारे लिए भी एक काम कर दो भाई, टाइम मैं दिखा नहीं सकता, 1 बजने वाला है। ओके, तो इतनी रात को जो है वीडियो बनाई जा रही है, तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दो। चलो, कर दोगे तो अच्छा है, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इस नोट्स को यूज़ कर लेना। थैंक यू सो मच।